तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों ने ओथ ले ली है। अब इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है ये हम सभी जानते हैं। तमाम तरह के दावे किए गए, तमाम तरह के वादे किए गए, अब इनको डिलीवर करने का वक्त आ चुका है। चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम ये बार बार कह रहे हैं कि चुनौतियां अपार हैं, उम्मीदों का पहाड़ है, किस तरीके से इनसे पार पाया जाएगा। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं, बीजेपी के और कांग्रेस के, उनको इस डिबेट में आमंत्रित किया है। बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ हैं और छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना पक्ष यहां पर रखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा राहुल योगराज टिकरिहा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा ब्रजगोपाल जी, और सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके से हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई नई सरकार का गठन हो गया है, ओथ ले ली है सीएम ने, लेकिन बहुत सारे दावे किए गए, बहुत सारे वादे भी किए गए। अब इनसे पार कैसे पाएंगे? जो चुनौतियां आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं, आपकी सरकार के सामने, नए नवेले मुख्यमंत्री के सामने जो दिखाई पड़ रही हैं, उनसे किस तरीके से आप पार पाएंगे? इन चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि इतना आसान रहने वाला है, वो भी ऐसे समय में जब बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि वित्तीय बोझ प्रदेश के ऊपर, खासतौर पर मध्य प्रदेश के ऊपर बहुत ज्यादा है। अमित जी, सबसे पहले तो आज हमारी सरकार ने आकार लिया है, उसके लिए सबको बधाई, शुभकामनाएं जी। आपको भी, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को। एक बात आपसे आग्रह करूं कि तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में एक बात लिखी है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। तो जहां सुमति होती है वहां पैसे की कोई समस्या नहीं होती, और जहां कुमति होती है वह कितना भी पैसा हो वो पूर्ति नहीं कर पाता है। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, तो जो माननीय मोहन यादव जी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व उन पर था। तो जो सरकार होती है वो कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सामूहिक नेतृत्व होता है, तो उस नेतृत्व में वो शामिल थे। एक और आग्रह आपसे करूं कि जो आपने कहा था कि हमें किसानों को जो देना है, तो किसानों को जो हमें डिलीवर करना है वो मध्य प्रदेश में पूर्व से उन्हें मिल रहा है। केवल 2000 की वृद्धि होनी है। 6000 केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकार 4000 दे रही थी, हमें 2000 की वृद्धि करनी है। दूसरी बात, जिस लाडली बहना का भी आपने जिक्र किया, लाडली बहना में हमने ये आश्वासन दिया है बहनों को कि 1250 अभी है, 1000 से प्रारंभ किया था कि जब व्यवस्था होगी तो 1250, व्यवस्था और बेहतर होगी तो 1500 रुपए, फिर 1750, ऐसे 250 के गुणक में बढ़ती हुए उसे 3000 तक ले जाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने कही थी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनको हम बाधित नहीं करेंगे, उनको निरंतर करेंगे, उनको और बेहतर करने का प्रयास भी करेंगे। एक बात और आपसे आग्रह करूं कि एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, और मध्य प्रदेश का बजट 2003 में जब हमें सरकार मिली थी तो 23,100 करोड़ रुपए था। आज मध्य प्रदेश का बजट 2023 में 3,14,000 करोड़ से अधिक है, और जिस गति से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि 4 लाख करोड़ के पास का बजट रहने वाला है 2024 का, जो फरवरी में प्रस्तुत होगा। हाँ, समस्या कुछ राज्यों में हो सकती है। राजस्थान जैसा राज्य है जहां एसजीडीपी के मुकाबले में ऋण की मात्रा 38% हो गई है, मध्य प्रदेश में 27% है। तो मध्य प्रदेश में आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहा है। मध्य प्रदेश में जो हम आज जिस स्थिति में हैं, तो हम खराब स्थिति में नहीं है, और मध्य प्रदेश की जनता से हमने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। और एक बात और इसमें जोड़ दूं कि माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, उमा जी के, बाबूलाल गौर जी के नेतृत्व में, और अब डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी डाइवर्सिफाई इकोनॉमी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक समय था कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। हमने मध्य प्रदेश को 26% औद्योगिक विकास की दर भी दी है। आज जो दर है वो 26% है। इसके साथ साथ हम पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ाने का काम किया है, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश में महाकाल लोक के बाद अन्य लोक और बन रहे हैं, महाकाल लोक ने उज्जैन की अर्थव्यवस्था को बदलने का काम किया है, ऐसे और लोकों के निर्माण के साथ हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को टूरिज्म की साइड भी लेकर जाएंगे। ठीक है,
ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आशीष जी कितना भरोसा है आपको ब्रजगोपाल जो कह रहे हैं उनकी बातों पर? और इसके अलावा हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उनका बार बार ये कहना है, ब्रजगोपाल जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भाई जब मध्य प्रदेश की कमान बीजेपी के हाथों में आई थी तो उसके पहले बीमारू राज्य इसको कहा जाता था, लेकिन 18 सालों में हमने जो काम किया और अब क्योंकि 5 साल और हमें मिले हैं तो इसको और ज्यादा समृद्ध राज्य हम बनाने का काम करेंगे और विकास की जो रफ्तार है उसको तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। चौमुखी विकास मध्य प्रदेश का होने वाला है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों को जी ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने सरकार बनाई है और निश्चित तौर पे आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि जनता के जो मुद्दे आप लोगों ने रखे हैं और उनकी सुख सुविधा का वादा किया है और पूरा करेंगे। स्थगित की जाती है। अमित जी, आप अपने पीछे देखिए, योजना चालू है, 3100 रुपए धान के मिल रहे हैं, 3000 रुपए खाते में आ रहे लाडली बहनों के। ये सब वादे जो हैं ठीक उसी तरह हैं, बस आप उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय हमारे अमित शाह जी आके कहेंगे वो तो चुनावी जुमला था। हमारे बड़े भाई ने सब कुछ बताया गोपाल जी ने, लेकिन इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि आज मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य के ऊपर कर्जा कितना है। एक बार भी आपने बोलते हुए सुना? और ये जो बाकी राजस्थान में तकलीफ या बाकी चीजों का बताते हैं, ये दोहरा चरित्र दर्शाता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार किसी राज्य में नहीं रहेगी तो वो राज्य के नागरिक भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव करेगी, जीएसटी के उनके जो पैसे होंगे वो नहीं देगी, कोई उन्हें आर्थिक मदद नहीं करेगी। नहीं, ये आरोप तो आपके ऊपर लगता है ना आशीष जी, ये आरोप तो आपके ऊपर लगता है कि केंद्र की जो योजनाएं होती हैं वो कांग्रेस शासित जो राज्य होते हैं वहां उनको लागू नहीं किया जाता है, तो ये आरोप तो आपके ऊपर लगता है, आपकी सरकार के ऊपर लगता है, लेकिन आप ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। आरोप लगता नहीं, हमारे ऊपर आरोप थोपा जा रहा है। अभी इन्होंने जैसे हमारे ब्रजगोपाल भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इनके जब हमें शासन मिला था उमा जी के दौर में हमें शासन मिला, उसके पहले यह बीमारू प्रदेश था। एक बार भी उन्होंने बताया कि देश की आजादी के बाद भारत की परिस्थिति क्या थी। तब से लेके अब तक मैं देखिए कभी किसी के ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश नहीं करता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। जब जो दायित्व अपनी कुर्सी पे लेके बैठता है व्यक्ति, वो सोचता है कि मैं अगला प्रदर्शन जब करने के लिए जाऊंगा तो मैं अपने कार्यों को गिनाऊंगा, लेकिन इनके पास कार्यों को गिनाने जैसी नहीं। कितनी चतुराई से देखिए इन्होंने पलटी मारा। क्या बोले, 6000 केंद्र सरकार देती है, 4000 राज्य सरकार देती थी, बस 2000 तो हमें करना है। क्या आपने कहीं भी भाषण में ये चीज सुना था आपने कि इन्होंने ऐसा कहा हो? और अभी तो देखिए आज तो सत्ता शुरू हुई है, मामा परसों से ही ठाके मार मार के, पहले तो हंसते थे ना, अब रो रहे हैं। वसुंधरा राजे जी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और छत्तीसगढ़ की जनता तो ठगा महसूस कर रही है कि अब महादेव नहीं। यही हाल जो आप बता रहे हैं ना आशीष जी, यही हाल 2018 में मैंने देखा था, सचिन पायलट का राजस्थान में था, यही हाल छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव का था, और मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह का क्या हाल था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त तो आप ही के साथ थे। तो जो आप नाम आप गिना रहे हैं ना बीजेपी के नेताओं के, वही हाल आपके नेताओं का था 2018 में, मुझे अच्छे से याद है। हो सकता है आपको भी याद होगा, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। अमित जी, आपने बहुत अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से मैं देख रहा था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारी पार्टी में थे तो सुबह जगने से लेकर रात सोने तक न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री बन जाते थे और सपने उनके चूर हो जाते थे। बड़ी आशा के साथ में गए कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, तो अब आप उनको देखते होंगे, कभी वो गाड़ी चलाते हुए नजर आते हैं तो कभी पीछे बैग लेके टहलते हुए नजर आते हैं। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आज किसी की भी, चाहे जो दल छोड़ के भाग के गए हैं, इनका काम है ईडी सीबीआई पुलिस का दुरुपयोग करना, छवि को खराब करना, और जब तक चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद सभी जांच जज के तक बंद बक्से में रख दिए जाते हैं। हालांकि ये जो आरोप आप लगा रहे हैं आशीष जी, ये पुराना आरोप है, और इस आरोप पर मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ही प्रदेशों की जनता ने भरोसा नहीं किया है, क्योंकि ये आरोप चुनाव प्रचार के दौरान भी लगातार आप लगाते रहे, और अगर जनता भरोसा करती तो इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को नहीं देती। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ब्रजगोपाल जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। ब्रजगोपाल जी।
को बताना है कि अभी जी हम क्यों कह रहे हैं मध्य प्रदेश पर लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। मैं कह रहा हूं, आप कैसी बात करते हैं कि हम छुपा रहे हैं? कर्ज कभी छुपाए नहीं छुपता है, परंतु राजस्थान जो मध्य प्रदेश से छोटा राज्य है, वहां आपने 6.5 लाख करोड़ का कर्ज पर पहुंचा दिया है। उस राजस्थान के बारे में बात कर रहा था। दूसरी बात एक और बता दूं कि आप लोगों की कार्यप्रणाली कैसी है, उसका एक उदाहरण बताता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार 1993 से 2003 तक थी, और जिस दिन उन्हें सरकार मिली थी, मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल के पास 2 हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, और 2003 में जब उन्होंने सरकार छोड़ी थी तो मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल के पास पेचकस और प्लास तक नहीं बचे थे। ये आपकी सरकार चलाने के तरीके, आज हमने उन्हें भी समृद्ध बनाया है और मध्य प्रदेश को निरंतर बिजली आपूर्ति हमारा विभाग कर रहा है। मैं आपसे फिर कहता हूं, काल्पनिकता में और वास्तविकता में फर्क होता है। और आपने अभी कहा था कि हमने वादे किए थे, हमारा घोषणा पत्र छपा हुआ है, आपके हाथ में रहेगा, उस पर ध्यान रखिएगा, एक एक चीज पर अमल करिएगा। और ध्यान रखिए, हम आपकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं कि 2 लाख तक के कर्जे 10 दिन में माफ होंगे। हम तो वास्तविकता पर चर्चा करते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे जैसे बेहतर होती जाएगी, हम 250 करके लाडली बहनों के बढ़ाते जाएंगे। और यही हमारा वादा है। हमने तो समझा कर कहा है कि 1000, फिर 250 बढ़ाकर 1250, फिर 1500, फिर 1750। तो आप हमें कभी इस बात के लिए मत कहिए, क्योंकि हम तो वो राजनीतिक दल है कि जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी 5 पीढ़ी ने पहले कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो हमें अंत्योदय करना है, हमने किया। उन्होंने कहा था कि हमें राम मंदिर का निर्माण करना है, हमने किया। उन्होंने कहा था कि हम 370 हटाएंगे, हमने हटाई। तो देखिए, हमारे यहाँ तो पीढ़ियों का संकल्प है, क्योंकि ये विचारधारा का राजनीतिक दल है, व्यक्तियों का दल नहीं है कि व्यक्ति बदलते ही विचारधारा बदल जाए। तो आप प्रदेश की जनता से हमने जो वादे किए हैं, उन वादों पर आज भी अटल है, कायम है, और उनको पूरा करने की जिम्मेवारी डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों में दी गई है। वो उसे बखूबी पूरा करेंगे। ठीक है, हाँ, जल्दी से आशीष जी, जल्दी से। हाँ, राम मंदिर का इन्होंने वापस क्या, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ, राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है? यही है, घर घर जाके चंदा इकट्ठा किए। कभी इन्होंने बताया लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा के दरमियान जो 800 करोड़। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है? कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है इसमें, वो बताइए पहले। कांग्रेस पार्टी की भूमिका है कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, याद करिए कि किसी नेता ने यह भी कहा था ना कि वहां वो उस पर क्या बनना चाहिए, जिसका नाम मैं डिबेट में नहीं लेना चाहता। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। रामलला का नाम लेने का अधिकार चुकी कांग्रेस, जिसने जबरदस्ती देकर ये कहा सुप्रीम कोर्ट का हमने सम्मान किया है। जिन्होंने कहा राम सेतु काल्पनिक है, राम रावण युद्ध कभी हुआ नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है आपकी मनमोहन की सरकार में। 22 जनवरी को कैबिनेट मंत्री थे, मैंने आपसे कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां आप नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने राम के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हमारे भाजपा के मित्र बताते हैं क्रेडिट लेने के लिए नहीं है, जानती है कि किसने संघर्ष किया है और किसके कारण निर्माण हो रहा है या ना। अगर नहीं हुआ है तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए राम मंदिर का इवेंट किया जा रहा है? चलिए, ठीक है भाई, ये मौका तो आपके पास भी था। इतने साल तक राज के आदेश के ऊपर आपकी पार्टी ने, ये मौका आपके पास भी था। आप भी लोग भाई, इस दौरान तो पता नहीं कितने लोकसभा चुनाव पड़े होंगे, तो आप भी फायदा उठा लेते। अब बीजेपी उसका फायदा उठाना चाहती है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? आप भी उठा सकते थे ना। यानी आपके पास जो मौका था आपने वो गंवा दिया, और अगर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है दूसरी पार्टी, तो आपको दुख हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, लेकिन मैं राहुल जी आपके पास आना चाहूंगा। और राहुल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो आशीष जी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चुनावी वादे किए बाद में कहें कि ये तो चुनावी जुमला था, जो आरोप लगा रहे थे अभी आशीष जी, उस बात का जवाब दीजिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे वादे किए गए बीजेपी की ओर से, और हूबहू वही वादे हैं जो लगभग मध्य प्रदेश में किए गए ज्यादातर। बिल्कुल लामी जी, नमस्कार, मेरा नमस्कार जी। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी के तहत जो विश्वास किया, और सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता को सरल सहज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, एक मुख्यमंत्री के अलावा सर्रार अरुण शर्मा के जी के रूप में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला है। अब आगे बढ़ना चाहूंगा, गारंटी के तहत हमने पत्र जारी किए। बता दूं, राहुल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा सा नजदीक से बोलिए, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। आवाज आई?
चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसको ठीक करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। और डॉक्टर शिल्पा, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर नई सरकार का गठन हो चुका है। अब नई सरकारों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, और बहुत सारी चुनौतियां भी उनके सामने हैं। उसको किस तरीके से पार पाया जाएगा, किस तरीके से उसको पूरा किया जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे दावे हैं, और इन वादों और दावों पर अब खरा उतरने की बारी आ चुकी है। ठीक है राहुल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और अरुण साव जी के रूप में शपथ ग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रचंड मतों के साथ में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। अब मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी के ध्येय के साथ में हमने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें सबसे पहला बिंदु था कि जो पूर्व की सरकार में हमसे गलतियां हुई थी कि हमने 2 साल का बोनस किसानों को नहीं दिया था। ये 25 दिसंबर को सरकार बनते ही आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी आज शपथ लेते ही मंत्रालय में बैठे हुए हैं। इस पर जल्द निर्णय आएगा। 2 साल का जो बोनस था 25 दिसंबर को जारी किया जाएगा। साथ ही महतारी वंदन योजना के रूप में प्रति माह विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा है, उस पर निर्णय होना है। साथ ही धान का जो 3100 रुपए समर्थन मूल्य है, उस पर निर्णय होना है। और सबसे बड़ा विषय है जो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार ये कांग्रेस की सरकार ने मचा कर रखा था, चाहे वो पीएससी का मामला हो, चाहे व्यापम का मामला हो, उस पर जांच कमेटी बैठेगी और जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। ये चारों विषय जल्द से जल्द अभी कैबिनेट के बैठक में निर्णय होने वाले हैं। और मोदी जी के जो अन्य विषय है गारंटी के, वो बहुत जल्द अक्षर सा पालन होंगे। आप देखिएगा, सरल सहज मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, वैसे ही तेज तर्रार अरुण साव जी और विजय शर्मा जी के रूप में उप मुख्यमंत्री है। ये जो तीनों की जोड़ी है वो मिलकर मोदी जी की गारंटी पर काम करेगी। और रही बात उसे पूरा करने की चुनौती, वित्तीय प्रबंधन, मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। सारे विकास कार्य 15 साल में हुए। छत्तीसगढ़ पर महज 32,000 करोड़ का कर्ज था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने महज 5 साल सरकार चलाई और इस कर्ज के आंकड़े को बढ़ाकर 86,000 करोड़ ले गई। मतलब ये सरकार अकेले 54,000 करोड़ का कर्ज ली 5 साल में। हम 32,000 करोड़ और 15 साल में, और ये सरकार 5 साल में 54,000 करोड़। तो और दूसरी बात, विकास पूर्ण रूप से ढप रही सरकार में। तो वित्तीय मैनेजमेंट कैसे करना है ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, विकास कैसे करना है ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। भ्रष्टाचार और घोटाले को साइड कर हम विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और जो मोदी जी के गारंटी के साथ वादा किया गया है जनता के साथ में, ये अक्षर से पालन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। और हमने चुनाव में एक स्लोगन लिखा था जो आज शपथ ग्रहण के सारे मंचों में लिखा हुआ था, हमने बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। आपको ध्यान में होगा छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग किया था, अलग पहचान दी थी। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को पता है कि छत्तीसगढ़ को कैसे संवारना है। हम इस दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं और निसंदेह अक्षरशः घोषणा पत्र का पालन होगा। ठीक है डॉक्टर शिल्पा, मैं आपके पास आऊं उसके पहले आशीष जी कुछ दिखा रहे थे। आशीष जी क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? वो न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है उसका बार बार दिखा दें। हाँ, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, एड है, हाँ एडवर्टीजमेंट ये है इवेंट शो। एक चीज मैं इसमें आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी गए थे शपथ लेने, ठीक, तो मतलब शपथ ग्रहण समारोह में, माफ कीजिएगा, ये देखिए महाराष्ट्र में हर दिन मिल रहे हैं 300 नए कैंसर के मरीज। यूपी टॉप, महाराष्ट्र सेकंड। एक नहीं, उससे क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने ओथ सेरेमनी में जाकर क्या गुनाह कर दिया क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर वो वहां पर 1 घंटे के लिए चले गए, उस कार्यक्रम में शामिल हो गए, तो मतलब क्या पूरा मामला गड़बड़ हो गया क्या प्रदेश का? यहाँ के अस्पतालों की स्थिति देखिए, कर लेंगे आपकी बातों पर। कितने लोग मर रहे नहीं, हैं। लेकिन आशीष जी, आपको लगता है कि आपकी इस बात का कोई संबंध इससे है? मगर आप जहाँ की बात कर रहे हैं हाँ, वो मेडिकल हब है।
आपके राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के और अन्य राज्यों चलिए ठीक है, लोग वहाँ इलाज कराने, ठीक है, मैं आऊंगा आप तो क्या विषय पर क्या बात कर रहे हैं आशीष जी? मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आशीष जी, आप एक पार्टी के जिम्मेवार प्रवक्ता के नाते यहाँ बैठे हैं, किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, और इसका ऐसे कोई मतलब ही नहीं है, ये मैंने उनको बोला भी। ठीक है, डॉक्टर शिल्पा आप बोलिए, डॉक्टर शिल्पा आप बोलिए। हाँ ठीक है, नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जुमले चर्चा दे उस रही पर है, भी कर लीजिए। हकीकत देखें, ठीक है, जिन प्रदेशों में सरकार है वहाँ की परिस्थिति क्या है। हाँ, उन्हीं की बता रहे हैं, जहाँ जहाँ आपकी सरकार रही है, वो झारखंड में आपकी सरकार है, वो दिखाई दे रहा है कि वोटों की गिनती तो खत्म हो गई, नोटों की गिनती खत्म नहीं हो पा रही है। वो गिनवा तो दो आप पूरे 354 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच चुका है। और कांग्रेस पार्टी के 3 बार के राज्यसभा सांसद के बारे में आपकी पार्टी कह रही है, आपकी पार्टी कह रही है कि वो हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, अरे ये आपके एटीएम है, एटीएम पर चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है डॉक्टर शिल्पा और उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हाँ प्लीज, हाँ समय ज्यादा बचा नहीं। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को शपथ ग्रहण की बधाई देना चाहूंगी। सभी राज्यों में जो चुनावी नई सरकार बनी है उसमें शपथ ग्रहण हो रहे हैं, परंतु आज के परिदृश्य को देखकर एक बात समझ में आती है कि जो नए चेहरों को मौका देने की ये बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नीति जो है वो हमारे दो वाली नीति, अधिनायकवाद वाली नीति नजर आती है। वो कैसे नजर आती है? क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल वाले जो है उनको नियुक्त कर रहे हैं, उनको चुने जा रहे हैं, और जो केंद्रीय नेतृत्व चुनकर बैठा दे रहा है उसी के विषय पर ये यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो आरोप प्रत्यारोप नहीं कर पा रहे, ना वो दावेदारी कर पा रहे। इसका कारण यही है, वो दावेदारी इसलिए नहीं कर पा रहे स्थानीय नेता क्योंकि 4 साल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो स्थानीय नेता सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए थे। यहाँ चुनाव तो छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व ने लड़ा है, केंद्रीय मंत्री आते रहे, मोदी जी आते रहे, शाह जी आते रहे, विभिन्न तमाम प्रकार के केंद्रीय मंत्री आते रहे, और इसकी भूमिका टीम बी के रूप में ईडीआईटी लगी रही। तो इस तरीके से उनको तो दावेदारी करने का हक ही नहीं है। उनके पास जो है चिट्ठी आती है और चिट्ठी में नाम निकलते हैं, उनको नियुक्त हो जाते हैं, न तो सलाह दिया जाता है किसी नेता से, कार्यकर्ताओं से। तो बहुत ही ऐसी स्थिति बन गई है परिदृश्य देख के कि एक खंबे की तरह है जो सिर्फ आदान प्रदान का कार्य करेंगे, इस तरीके के परिदृश्य नजर आ रहे हैं। परंतु मैं चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है, जनता के लिए जो योजनाएं इन्होंने घोषणा पत्र में दिए हैं, जल्द से जल्द उन घोषणाओं पर अमल करें और छत्तीसगढ़ की जनता को निश्चित रूप से लाभ दिलाएं। और इन केस यदि ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किसी भी प्रकार का छलावा करते हैं तो आज 35 सीटों के साथ में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका सड़क से लेकर नहीं मतलब आप क्या चाहती हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं डॉक्टर शिल्पा आपसे, आप क्या चाहती हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाए? अगर किसी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को अगर मौका दिया जा रहा है, फर्स्ट टाइम एमएलए को अगर मौका दिया जा रहा है, पार्टी अगर इतना बड़ा पद उसको दे रही है तो इसकी तो आपको तारीफ करनी चाहिए, तो अच्छी बात है। जो आपके यहाँ नहीं होता है वो बीजेपी कर रही है, तो लेकिन इसमें भी आपको कमी नजर आ रही है। आप क्या चाहती हैं कि पंडित नेहरू, नहीं आप ये चाह रही है पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें जैसे आपके यहाँ होता है? बाकी राज्यों में तो परिवारवाद नहीं है ना। अब इनके परिवार, इनको टिकट देने के, रमन सिंह के, चलिए समय बचा नहीं बहुत ज्यादा मेरे पास। छत्तीसगढ़ में होड़ लगी रहती है। हाँ ब्रजगोपाल जी आप बोलिए जल्दी से बोलिए। हाँ जरा सी बात मुझे बहन जी से कहना है कि बहन जी आपने पिछले 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में नकारात्मक सरकार चलाई है, आप क्या सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगी? आप चलिए मेरे पास समय बचा नहीं है, मैं माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब इन दोनों ही राज्यों की सरकारों के ऊपर, इन दोनों ही नए नवेले मुख्यमंत्रियों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और किस तरीके से जो तमाम तरह के वादे किए गए हैं उनको डिलीवर करेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।